हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट और एक नए पेपर के साथ। वो हमारा आज का पेपर है व्यावसायिक नियामक ढांचा। व्यावसायिक नियामक ढांचा अर्थात बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। व्यावसायिक नियामक ढांचा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेम को कुछ और भी नामों से जाना जाता है। वो कौन से नाम है ये आपसे मैं बता दूं। कुछ यूनिवर्सिटी में इस पेपर का नाम व्यापारिक संनियम, वाणिज्यिक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में कॉमर्शियल लॉ कहा जाता है, और कहीं कहीं व्यावसायिक नियामक ढांचा के नाम से जाना जाता है, जिसे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया है, माल व सेवा कर दिया है, माल व सेवा अधिनियम दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिया गया है, विदेशी मुद्रा अधिनियम दिया है, विनिमय साध विलेख अधिनियम दिया गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिनियम दिए गए हैं। तो उसी में से एक एक्ट मैंने लिया है जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। वैसे तो ये आपके सिलेबस में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 चल रहा है। क्या चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको ये बताया जाएगा। सिलेबस में आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पढ़ना है, लेकिन वर्तमान में जो कानून ये लागू हुआ है, क्योंकि 1986 में लागू होने के बाद से बीच बीच में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और संशोधन होने के बाद से वो एक नया अधिनियम बन गया है तो वही चीज, लेकिन थोड़ा उसका कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है, कुछ अमेंडमेंट भी किया गया है। तो प्रेजेंट में जो अधिनियम चल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 चल रहा है, लेकिन आपको पढ़ना है 1986 का अधिनियम। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दें आप लोग को कि जो भी बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे जिस सब्जेक्ट का उन्हें लेक्चर पढ़ना है, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे पेपर सुधरे होते हैं। प्लेलिस्ट में सारे पेपरों का डिटेल दिया है, वहाँ से जो आपको पसंद आए, जो आपको पढ़ना हो, जो आपके सिलेबस में हो, उसको क्लिक करें और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, इनकम टैक्स, कास्ट अकाउंटिंग या बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे पेपरों का। तो जो भी आपके सिलेबस में हो, ऑडिटिंग भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी है, कंपनी लॉ है, बहुत सारे। तो जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब इस एक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। माइंड से एकदम बिल्कुल हटा दीजिएगा कि हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2019 जो कंज्यूमर एक्ट लागू हुआ है एकदम नया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो बुक है उसमें कुछ संशोधन अभी नहीं हुआ, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से आ जाए। जैसे कि आपका कंपनी एक्ट 1956 था, उसके बाद नया कंपनी एक्ट बना 2013, तो उसी तरह ये भी है। तो आपको 1986 का पढ़ना है, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। आइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखे होंगे कि मार्केट में जितने भी हैं, वैसे तो मार्केट जो होता है बाजार में जो कंज्यूमर होता है उसको बाजार का राजा कहा जाता है। कंज्यूमर को अर्थात उपभोक्ता को या ग्राहक को परमेश्वर की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि वह बिजनेस, वह बाजार, वह मार्केट उन्हीं ग्राहक, उन्हीं उपभोक्ता के बदौलत है। मार्केट में जब कंज्यूमर नहीं रहेंगे, उपभोक्ता नहीं रहेंगे, ग्राहक नहीं रहेंगे, तो मार्केट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खरीदार जहाँ तक नहीं रहेगा तो उस बिजनेस का क्या मतलब है। इसलिए खरीदार का होना जरूरी है। इसलिए उपभोक्ता को, कंज्यूमर को एक मार्केट का राजा कहा गया। ठीक है, अब प्रश्न है कि ये अधिनियम क्यों बना। सबसे पहले इसके बारे में जिक्र कि जो लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब होता है
कि उपभोक्ताओं को कुछ दिक्कतें होती थी, कंज्यूमर को कुछ न कुछ तो दिक्कत जरूर होती थी, जिसकी वजह से ये अधिनियम बना। देखे होंगे आज भी कुछ चल रहा है, आज भी उपभोक्ताओं को कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही होती थी। होता यह था कि उपभोक्ता जो हमारे कंज्यूमर थे उनको सामानें अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती थी। जो चाहते थे लेबल किसी और का लगा कर दे दिया जाता था। ये भी हो सकता था उसके मापने तौलने में भी कुछ कमी होती थी, चाहिए था उसको 1 किलो 900 ग्राम दिया जाता था, या उससे अधिक मूल्य ले लिया जाता था, या खराब माल दे दिया जाता था। इस तरह के कुल मिलाकर उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता था, क्योंकि जो बिजनेस लोग करते थे वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, माल को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो इस तरह हर कदम पर उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता था वो ठगी का शिकार होता था, उसका शोषण होता था, क्योंकि वो तो मूल्य पूरा चुकाता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उसकी आवश्यकता अनुसार जिस तरह की क्वालिटी चाहता था उस तरह की क्वालिटी उसको नहीं मिल पाती थी जो वस्तुएं खरीदता था। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसका नाम रखा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ताकि कभी भी कोई भी कंज्यूमर ठगी का शिकार हो या उनका विक्रेता के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा उनका किसी भी प्रकार से शोषण किया जाए, उनका अहित हो, तो ऐसी दशा में उस कंज्यूमर फोरम में वो एप्लीकेशन दे सकता है और वो भी निःशुल्क दे सकता है। ऐसा एक कानून बनाया गया। मतलब यहाँ मैंने लिखा है कि उपभोक्ता के अधिकारों व हितों की रक्षा करने के लिए ही ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, कि उस कंज्यूमर को उचित न्याय मिल सके। ठीक है, प्रश्न यह है कि अब ये अधिनियम बना क्यों, कब बना, कैसे बना। 24 दिसंबर 1986 में संसद में इसके संदर्भ में, मतलब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के संदर्भ में एक एक्ट पारित किया गया, मतलब एक मीटिंग बनाई गई समझिए, और उसमें इस अधिनियम को बनाने को पास कर दिया गया कि हाँ ये सही है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होना चाहिए। देश में कोई भी कंज्यूमर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी ठगी का शिकार ना हो, उसका अहित ना हो। इसके संदर्भ में 24 दिसंबर 1986 में संसद में एक विधेयक पारित किया गया और 1987 में केंद्रीय कमेटी के द्वारा उसका निर्माण कर लिया गया और बना लिया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जब यह बना था कंज्यूमर फोरम एक्ट, तो 15 अप्रैल 1987 को इसे लागू कर दिया गया, लेकिन लागू किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन आज का जो है 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से लागू। अब जो 1987 में इसको लागू किया गया था, लेकिन इसमें कुछ धाराएं भी थी। वो धारा क्या थी? धारा 1 से लेकर धारा 31 तक की बातों का इसमें जिक्र किया गया और ये धाराओं का लागू करने का समय था 15 जुलाई 1987। 15 जुलाई 1987 को जितनी भी इसकी धाराएं थी, धारा 1 से लेकर धारा 87 तक, इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया और तब से लेकर अब तक चल रहा था। आज भी कंज्यूमर एक्ट चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन हुआ है और उसका नाम बदल गया कंज्यूमर एक्ट 2019। लेकिन इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसे 4 अध्यायों में डिवाइड किया गया। 4 अध्याय। पहला अध्याय में रखा गया धारा 1 से लेकर धारा 3 तक की बातों का उल्लेख किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रारंभिक। ठीक है। दूसरे अध्याय में धारा 4 से लेकर धारा 8 तक की बातों का उल्लेख किया गया और इसका नाम रखा गया उपभोक्ता संरक्षण परिषद। मतलब उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए कौन कौन से परिषदें बनाई गई। और तीसरा अध्याय रखा गया धारा 9 से धारा 27 तक के लिए। धारा 9 से धारा 27 तक में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया कि उपभोक्ता निवारण एजेंसियां कौन कौन सी है और किस प्रकार के कार्य कर रही है। और चौथा अध्याय हमारे बनाया गया धारा 28 से 31 तक, जिसमें विविध बातों का उल्लेख किया गया।
अब इस सारी बातों का आपको पढ़ना कहां से है, धारा 1 से लेकर धारा 31 तक। ये तो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये तो इसके निर्माण वगैरह की प्रक्रिया के संदर्भ में। अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वैसे तो अभी मैं बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के सामान्य अधिकार क्या है, किन अधिकारों के लिए उपभोक्ता ठगी का शिकार न हो, क्या उपभोक्ता के अधिकार होने चाहिए, और यदि उनके अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तभी इसमें हम कोई भी मुकदमा या अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उपभोक्ता के सामान्य अधिकार। मान लीजिए कि एक फर्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता। थोड़ा यहां भी चर्चा कर दें कि हमारा जो कंज्यूमर होता है वो कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर हम और आप होते हैं। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का प्रयोग करता है, चाहे वो कोई भी वस्तु जो उसके दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली है, ऐसे पर्सन को उपभोक्ता कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि वो व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग कर रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल वो चाहे जैसे मिल जाए उसे उपभोग करे, उसके कुछ अधिकार भी दिए गए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के सामान्य अधिकार है। सामान्य अधिकार, उपभोक्ता के सामान्य अधिकार कौन कौन से? वैसे प्रारंभ में उपभोक्ता के केवल 4 अधिकार थे, लेकिन बाद में और भी बहुत सारे अधिकारों को जोड़ा गया। पहला पॉइंट है, उपभोक्ता का पहला अधिकार होता है सुरक्षा का अधिकार। पहला क्या होता है? सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार मतलब क्या होता है कि वे अधिकार जब उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है, जो अधिकार जो उपभोक्ता विपणन के दौरान अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं को खरीदता है, उन वस्तुओं को जिस उद्देश्य से वो खरीदता है उस उद्देश्य की उसकी पूर्ति यदि उसके विपरीत जाती है तो ऐसी दशा में क्या होता है? उसको रिस्क होती है, जोखिम होती है। उसी जोखिम से बचने के लिए पहला अधिकार दिया गया है सुरक्षा का अधिकार। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, हमने खाने के लिए कोई वस्तु खरीदा, मैंने खाया और बीमार पड़ गया, अर्थात वो हमारी सुरक्षा का वहां अधिकार बनता है, क्योंकि उसको खाने से तो आदमी की भूख ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्ती आ जाएगी, लेकिन उसको खाने से आदमी बीमार पड़ गया, उसके जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। तो सबसे पहला उपभोक्ता को अधिकार दिया गया सुरक्षा का अधिकार कि जिस चीज का वो प्रयोग कर रहा है एकदम सेफ और सुरक्षित है, किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं। दूसरा है चयन या पसंद करने का अधिकार। दूसरा है चयन व पसंद करने का अधिकार। करने का अधिकार, चयन व पसंद करने का अधिकार का मतलब क्या है कि जिन चीजों को वह, जैसे मान लीजिए हम आप हैं, दुकान पर गए, बहुत सारी सामानें रखी गई हैं, तो हमको जो पसंद आएगा वही हम लेंगे। तो ये उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि जिस वस्तु को वो पसंद करता है और वो खरीदना चाहता है उसी वस्तु को खरीदे। ऐसा नहीं कि मुझे ये पसंद है, अगले ने जबरदस्ती कह दिया कि ना ये ले जाओ, उससे बढ़ता है, ऐसा कोई राइट नहीं। हमें जो पसंद है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, चाहे जैसे भी, मेरे समझ में जो बेहतर है उसे मुझे पसंद करने का पूरा अधिकार है। दुकानदार नहीं कह सकता कि आप नहीं इसी को ले जाइए, इसको मत ले जाइए। भाई नहीं बेचना तो बात अलग है, लेकिन यदि बेचना है उसे
तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड। जैसे कपड़े लेते हैं हम लोग, जाते हैं 2 4 10 देखते हैं, उसमें से कोई एक लेते हैं, तो क्या है, पसंद करने का अधिकार, ये पूरा पावर कंज्यूमर के पास है। तीसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार की सूचना, मतलब माल को खरीदने से पहले विक्रेता से, उस बिजनेसमैन से, उस सेलर से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। जैसे कि पूछा कि आपके यहाँ ये सामान है, तो कहेगा हाँ या ना, है तो किस मूल्य का है, कैसा है, क्या रिस्पॉन्स है, इस सारे अधिकार कंज्यूमर के पास है। वो पूछने का पूरा उसे अधिकार है, वो लेना या न लेना वो तो बात की बात है। तो सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार उसके पास है। अगला है सुने जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। अब ये सुने जाने का अधिकार क्या होता है, सुने जाने का अधिकार क्या होता है? सुने जाने का अधिकार का मतलब है कि यदि उपभोक्ता को कोई वस्तु पसंद है और उसके संदर्भ में कुछ उसको कहता है, तो उसे सुने जाने का अधिकार कहा जाता है। मतलब कि यदि सेलर कंज्यूमर को विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है, तो कंज्यूमर को भी चाहिए उसकी बातों को सुने, समझे। जब सुन लिया, समझ लिया, भले कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया दे या न दे वो अलग चीज है, लेकिन उसे सुनने का भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि लड़ जाए उसके लिए। अगला है उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार। अब यहां पे देखिएगा, शुरू के ये 4 जो अधिकार दिए गए हैं ये पहले से थे, बाद में कुछ अधिकारों को बाद में जोड़ा गया, ठीक ना। अर्थात उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार का मतलब होता है कि यदि कंज्यूमर किसी वस्तु को खरीदा लेकिन फिर बाद में ले गया और कहा कि भाई हमको पसंद नहीं है, हमको दूसरा चाहिए या नहीं चाहिए, वापस करिए, तो उस समस्या के निवारण के लिए भी वो जब उसके पास पहुंचता है तो ये भी उसका अधिकार है। हो सकता है कि भाई वो दूसरे के लिए वस्तु खरीदा, उसे पसंद न हो तो वापस कर ले, या ऐसे भी हो सकता है कि उसका बाद में मन बदल गया, या हो सकता है कि उसके पास पर्याप्त धन न हो, किसी भी कारण से वो सामान को वापस करने का भी अधिकार रखता है। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या है? कंज्यूमर को हर एक चीज जानने का भी अधिकार है, अर्थात किसी भी प्रकार की मिलावट के बारे में जानना, नाप तौल के बारे में जानना, उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में जानना, उसकी उपयोग के बारे में जानना, उसके मेरिट डिमेरिट जो है इसके बारे में जानना, ये भी उसे पूरा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है मूल्य व प्रतिफल का अधिकार। अगला इसका अधिकार क्या है? मूल्य व प्रतिफल का अधिकार। मूल्य व प्रतिफल का अधिकार का मतलब क्या है कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वह प्राप्त, उचित प्रतिफल के बदले वो वस्तु प्राप्त। ऐसा नहीं कि जो भी सेलर है, विक्रेता है, मनचाहा रेट मांगे और वो क्रेता दे दे, ये भी अच्छा नहीं। भाई जितना मूल्य है उतना ही लीजिए, तो उसे उचित मूल्य के बदले उचित प्रतिफल प्राप्त करने का भी अधिकार है। और लास्ट है स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण का अधिकार। स्वास्थ्य व स्वच्छ वातावरण का अधिकार, वातावरण का अधिकार। ये क्या है? स्वास्थ्य व स्वच्छ वातावरण का अधिकार का मतलब क्या है? जैसे उपभोक्ता को यह भी पावर है कि अधिकार है कि ऐसे जगह से वस्तु को खरीदे जहां इन्वायरमेंट अच्छी है। ऐसे नहीं कि मक्खियां भिनक रही हैं खाने वाला और जबरदस्ती उसको पकड़ाया जा रहा है,
तैसा नहीं, उसे एक अच्छे एनवायरनमेंट में उस वस्तु को क्रय करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि उसे प्रेशर देके ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाया जाए जहां वो इन्वायरमेंट दूषित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो। तो ये सब एक उपभोक्ता को सामान्य अधिकार दिए गए। यदि इन अधिकारों का हनन होता, इन अधिकारों का प्रयोग करने से उपभोक्ता वंचित होता, उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं होता, उसको लगता है कि मैं ठगा गया, तो ऐसे अधिकारों के प्रयोग करने के बदले में, प्राप्त न होने के बदले वो इस अधिनियम में जा सकता है। इन्हीं अधिकारों के प्रयोग के संदर्भ में यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, इसके बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य जरूर होगा। आखिर इसके उद्देश्य क्या है? क्योंकि अधिकारों के बारे में उपभोक्ता के तो मैंने आपको बता दिया। अब इस जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसके उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट क्या, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया था? सबसे पहला, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण प्रदान करने के लिए। पहला इसका उद्देश्य है उपभोक्ता के हितों का संरक्षण प्रदान करने के लिए, पहला अधिकार दिया गया है कि उपभोक्ता के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ये कानून बनाया गया। अगला है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन व संरक्षण के लिए। उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन व संरक्षण के लिए, दूसरा है कि जो उपभोक्ता का अधिकार है उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। तीसरा है उद्देश्यों का संवर्धन, उद्देश्यों का संवर्धन प्राप्त करने के लिए, माने उपभोक्ता जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाह रहा है, उनकी पूर्ति करने में यदि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। और चौथा बनाया गया है कि उपभोक्ता के विवादों का निपटारा करने के लिए भी यह अधिनियम बनाया गया। उपभोक्ता के विवादों का निपटारा करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। मतलब कि जब उपभोक्ता या कंज्यूमर कोई वस्तु को खरीदता है, खरीदते समय या उसका यूज करते समय किसी भी प्रकार की उसे दिक्कत होती तो विवाद की समस्या उत्पन्न होगी। अब विवाद होगी तो ऐसी दशा में उसके समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाएगा, तो इसी अधिनियम या कानून के अंतर्गत किया जाएगा। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया गया था। ठीक है, अब ये तो था समझिए केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब प्रश्न ये उठता है, थोड़ा इंक भी डालना है, प्रश्न अब ये भी उठता है कि इस अधिनियम में मैंने अभी जिक्र किया कि धारा 1 से लेकर धारा 31 तक का उल्लेख किया गया। अब आपको यह जानना है कि इस अधिनियम में धारा 1 से लेकर धारा 31 तक में किन किन बातों का उल्लेख किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे।
बहुत डीप नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानना जरूरी है। बीच में तो पड़ गया, दूसरे में भी डाल दें। तो नोट करिए, तो इंक डाल दे रहे हैं तो बता रहे हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक पड़ गया आपका। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्या प्रावधान है, ठीक है। प्रावधान में सबसे पहले दिया है पहला अध्याय। अभी मैंने बताया अध्याय फर्स्ट मतलब प्रथम। अध्याय प्रथम में किस चीज का उल्लेख किया गया है? प्रारंभिक। प्रारंभिक में क्या क्या चीजें हैं? प्रारंभिक में आपकी धारा 1 से लेकर धारा 3 तक की बातों का उल्लेख किया गया। अब एक एक चीज के बारे में जानेंगे कि धारा 1 से 3 के मतलब क्या है। अब सबसे पहले आते हैं कि धारा 1। धारा 1 में किस चीज का उल्लेख है? धारा 1 में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि इसका शीर्षक क्या होगा। इसका शीर्षक क्या होगा? धारा 1 में शीर्षक के बारे में उल्लेख किया गया। अब यहां पे इस अधिनियम के अंतर्गत इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, तो एक बीच में और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002। मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को, चूंकि जब किताब लिखी गई थी तब तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 का उल्लेख किया गया शीर्षक में। लेकिन आपसे बता दें, प्रेजेंट टाइम में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चल रहा है वो 2019 से, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके बुक या पढ़ाई या जो सिलेबस है उसमें आपको इन प्रावधानों के बारे में पढ़ना है 1986 के बारे में, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि धारा 2 में किस बात का उल्लेख किया गया? तो धारा 2 में भौगोलिक क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया। भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो ये अधिनियम है कहां तक लागू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट टाइम में अधिनियम चल रहा है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 चल रही है, ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो चूंकि आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है तो ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होगा। और तीसरा दिया गया है इसमें धारा 3 में उल्लेख किया गया है प्रनियुक्ति। प्रनियुक्ति। प्रनियुक्ति का मतलब क्या होता है कि यह अधिनियम जो है माल और सेवाओं पर लागू होता है। यह अधिनियम माल और सेवाओं पर लागू होता है जो केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत इसे लागू किया जाता है या लगाया जाता है, ठीक है। तो यह था इसका प्रथम अध्याय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सीधे हम चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। इसमें बहुत सारी जिक्र किए गए हैं, लेकिन उतना आप न पढ़िए जितना जरूरी। अब है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय में क्या कहा गया है ये ध्यान दीजिए। दूसरा जो अध्याय शुरू होता है इसमें आपकी धारा शुरू होती है धारा 4 से 8। धारा 4 से 8
और दूसरे अध्याय में किस चीज का जिक्र किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के बारे में। किसके बारे में? उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के संदर्भ में उल्लेख किया गया। अब प्रश्न यह है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद है क्या? सबसे पहले इसके बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को दो पार्टों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और एक है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, ठीक है। इसमें हम दो पार्टों में डिवाइड कर दे रहे हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत माने उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में दो परिषदें बनाई गई हैं, जिसका एक का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और एक है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, ये दो परिषदें बनाई गई। अब समझिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या होता है। यह जो नाम ही है केंद्रीय उपभोक्ता, एक ऐसा संरक्षण परिषद जो केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के द्वारा स्थापित या गठित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो इसकी स्थापना है किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसका जो गठन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो गठन किया जाता है इसमें जो केंद्र सरकार के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं, ठीक ना, सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके सदस्य इसमें चुने जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? केंद्र सरकार के सरकारी और गैर सरकारी में से इसमें सदस्य चुने जाते हैं। ठीक, और क्या होता है इसमें? एक चीज और खासी बात होती है कि केंद्र सरकार का खाद्य और नगर आपूर्ति मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष होते हैं? खाद्य व नगर आपूर्ति जो मंत्री हैं ये क्या होते हैं? ये इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, अब प्रश्न है कि इनका कार्यकाल कितने समय का होता है। इस परिषद का जो कार्यकाल है यह सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और इस 3 वर्ष में अब प्रश्न ये भी उठता है कि इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं। तो आपसे बता दूं कि इसमें लगभग 150 सदस्य के आसपास होते हैं। ठीक है, इस 150 सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के सब अधिकारी होते हैं, जो न्यायिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसमें होते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह जो संरक्षण परिषद है इसको स्थापित करने के पीछे इसका उद्देश्य या रीजन क्या होता है? तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन इसमें है, दिया गया है, जीवन व संपत्ति के लिए घातक माल का विपणन से संरक्षण पाने का अधिकार। किस उद्देश्य के लिए? जीवन व माल के
विपणन से संरक्षण पाने के लिए, मतलब कि ऐसा माल का विपणन जिससे जीवन को कुछ नुकसान है, उसका संरक्षण पाने के लिए इस परिषद की गठित किया जाता है। अगला दूसरा है, जो भी उपभोक्ता है इन्हें उपभोक्ता को विश्वास दिलाने के अधिकार के लिए यह कमिटी गठित की जाती है। अगला अनुचित व्यापार पर, अगला है अनुचित व्यवहार व व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी इस परिषद की स्थापना की जाती है। और एक और अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के लिए भी इस संरक्षण परिषद का गठन किया जाता। ठीक है। अब प्रश्न एक चीज और भी है कि यहां पे अभी मैंने बताया कि राज्य उपभोक्ता परिषद, अब राज्य उपभोक्ता परिषद का गठन कैसे होता है, इसके गठन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो इसकी स्थापना है यह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका राज्य सरकारों का होता है। और क्या होता है, इसका जो गठन किया जाता है, यह गठन कैसे किया जाता है, इस गठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि इसका उपभोक्ता मामले का प्रभारी जो होता है इस परिषद का अध्यक्ष होता है, अर्थात राज्य सरकार उपभोक्ता मामले का मंत्री क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार का जो उपभोक्ता मंत्रालय होता है उसका मंत्री जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। और क्या होता है, और इसमें राज्य सरकार की इसमें भी वही नियम है, सरकारी प्लस गैर सरकारी जो अधिकारी या विभाग है उन्हीं में से किसी को सदस्य की नियुक्ति की जाती है। और इसमें एक और खासियत है कि इनका जो सभा होता है, मीटिंग होती है, यह वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है, वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो जो इसका कार्यकाल है ये सेम इसी के कार्यकाल के अनुसार चलता है। और जो इसका उद्देश्य है, तो जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उद्देश्य है वही उद्देश्य भी है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतराल ये हो गया है कि ये केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है, ये राज्य स्तर पर कार्य करता है। ठीक है। तो ये था दूसरा अध्याय जिसमें धारा 4 से इन्हीं सब विषयों में धारा 4 से 8 तक की बातों का उल्लेख किया गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट प्रावधान के बारे में, नेक्स्ट प्रावधान में कहा गया है, इसको मिटा दे पहले, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में आपका कहां से कहां तक धारा आएगा, तो धारा 9 से लेकर 27 तक, धारा 9 से 27 तक। अब प्रश्न है कि इसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है, उपभोक्ता निवारण एजेंसियों के संबंध में। किसके संदर्भ में, उपभोक्ता निवारण
एजेंसियों के संबंध में। उपभोक्ता निवारण एजेंसी के संबंध में। उपभोक्ता निवारण एजेंसी, अब इसमें कौन कौन सी है जो उपभोक्ता निवारण एजेंसियों की श्रेणी में आती है, ध्यान दीजिएगा। धारा 9 से 27 के अंतर्गत जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो इसमें 3 लेवल पर उपभोक्ता निवारण एजेंसियां। पहला है जिला मंच, माने जिले स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, हम तीनों को बांट दे रहे हैं 3 पार्ट। सबसे पहले चर्चा चला रहे हैं आपका जिला मंच। जिला मंच एक जिला मंच होता है जिसमें उल्लेख किया गया है धारा 9 से 15 तक के लिए। ठीक, दूसरा है राज्य आयोग, एक है हमारा राज्य आयोग, इसमें उल्लेख किया गया है हमारा धारा 16 से 19 तक के, और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग, इसमें कहां तक उल्लेख किया गया, धारा 20 से 23 तक की बातों का उल्लेख किया गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि जिला आयोग क्या है। जिला मंच का मतलब है कि उपभोक्ताओं की समस्या को दूर करने के लिए, उपभोक्ताओं की समस्या को दूर करने के लिए, माने राज्य सरकार की एक अधिसूचना के अंतर्गत उपभोक्ता की समस्या को दूर करने के लिए जिला स्तर पर एक जिला मंच स्थापित किया गया। किसके द्वारा? राज्य सरकार की अधिसूचना पर, अधिसूचना पर क्या गठित किया गया है? एक जिला मंच। किस स्तर पर? जिला स्तर पर गठित किया गया। ठीक है, और जिला स्तर पर गठित जब किया गया है कि प्रत्येक जिले में, माने जितने भी भारत के जिले हैं तो प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब कम से कम एक क्या जिला मंच की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर पे एक जिला मंच की स्थापना की जाएगी। अब प्रश्न यह है कि इस जिला मंच में कौन नियुक्त होता है, तो ये भी आपको बता दें। जिला मंच में जिले स्तर का, जिला स्तर का जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश वो इसका अध्यक्ष होता है। जिले स्तर के जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। और ये कौन से सदस्य होते हैं? ऐसे सदस्य जो विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, चिकित्सा, ठीक ना, लेखांकन, उद्योग, जन संपर्क से संबंध रखते हैं। किस चीज से? विज्ञान, वाणिज्य, उद्योग, समाज, ठीक ना, से संबंध रखते हैं। इन 2 सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। ठीक, यह कानून वगैरह भी उसी में आ जाएगा, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, उद्योग, कानून, ठीक ना, जनसंपर्क, बहुत सारा चीज है। और ये जो 2 सदस्य होते हैं इनका एक और भी है कि इन्हें कम से कम 10 वर्ष का क्या हो, अनुभव हो, तभी रखा जा सकता है। ठीक, एक चीज और है कि इसमें सदस्य बनने के लिए
कम से कम जो आयु सीमा है, हमारी उम्र है, यह 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे जब जिला मंच की स्थापना की जाती है तो यहाँ पे किस प्रकार के मामलों को सुना जाता है। एक और भी चीज बता दें पहले इससे कि इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो जिला स्तर पर एक कार्यकाल होता है, ये कितने समय का होता है। ये समझिए 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, यही उनका कार्यकाल होता है। प्रश्न ये भी उठता है कि इसमें किस तरह के मामले को सुना जाता है। उपभोक्ता से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं, ठीक ना, तो इसमें 20 लाख रुपए से कम के मामले सुने जाते हैं। मामले सुने जाते। अक्सर देखते होंगे कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा जाता है कि जिला मंच वाले में लगभग कितने लाख रुपए तक के मामलों को सुना जाता है। तो यदि उपभोक्ता कोई ऐसा ठगी का शिकार होता है जो 20 लाख से कम का मामला है, तो ऐसे मामलों को हम जिला मंच में पेश करते हैं और वहां पर इसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राज्य आयोग की बारी आती है। देखिएगा, जो राज्य आयोग का गठन किया जाता है, यह राज्य सरकार द्वारा, यह राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार की अनुमति से यह समिति गठित होता है। और यह जो राज्य आयोग है, यह राज्य स्तर पर कार्य करता है। राज्य स्तर पर क्या करता है? कार्य करता है। वो जिला स्तर पर और ये राज्य स्तर पर होता है। ठीक, एक चीज और बता दें इसमें जो राज्य स्तर पर, मतलब राज्य स्तर पर क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ये इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है। इस अध्यक्ष के अतिरिक्त भी इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। ये अन्य सदस्य जो कानून है, लेखा है, वाणिज्य है, ठीक ना, उद्योग है, समाज है या जनसंपर्क है, में कम से कम 10 वर्ष का इन्हें अनुभव, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। एक चीज और भी बता दें कि इसमें इन सदस्यों की जो उम्र है यह 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और भी एक चीज है, ये स्नातक पास होने चाहिए। यहां भी देखिएगा छूट गया है, इनकी भी योग्यता में स्नातक पास होना चाहिए। ठीक ना। और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष या 67 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें कितने रुपए तक के मामलों को सुना जाता है। ठीक है, इसमें कितने रुपए तक के मामलों को सुना जाता है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें 20 लाख रुपए तक के मामले का था। इसमें जो मामले की सुनवाई होती है
वो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम तक के मामलों को सुना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राज्य आयोग। अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय आयोग की। जो राष्ट्रीय आयोग है वो हम केंद्रीय सरकार द्वारा ये गठित होती है। सब एक ही पैटर्न पे है और इसमें यह केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है। केंद्रीय स्तर पर मतलब कि देश में केवल एक केंद्रीय या राष्ट्रीय आयोग होगा। इसमें क्या होता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, यह इसका क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, जो जिस लेवल पे है उसी न्यायालय का जो अध्यक्ष न्यायाधीश होगा वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इस उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मगर जो मुख्य न्यायाधीश जिसको नामित करेगा वही होगा। और इसमें भी 2 अन्य सदस्य होते हैं और ऐसे सदस्य जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, कितने वर्ष का अनुभव हो, कम से कम 10 वर्ष का इन्हें अनुभव प्राप्त हो। और ये अनुभव किस क्षेत्र में हो, वाणिज्य, चिकित्सा, कानून, उद्योग, व्यापार, जनसंपर्क के संबंध में। इनकी जो इसमें भी आय की जो सीमा है, आय सीमा, ये भी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से ऊपर हो सकता है और साथ में स्नातक की उसके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ में इस सभी दशाओं में मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार का ऋणदाता नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न है कि इसमें मामले कितने के सुने जाते हैं। तो मामले बता दें कि यदि मामला 1 करोड़ से अधिक का है तो यहाँ पे ऐसे मामले सुने जाते हैं। ठीक है, कि 1 करोड़ से यदि अधिक का उपभोक्ता से कोई नुकसान होने वाला मामला है तो सीधे राष्ट्रीय आयोग में सुना जाता है। तो ये तो था आपका उपभोक्ता संरक्षण निवारण एजेंसी के संबंध। अब इसमें बहुत सारा प्रक्रिया वगैरह भी है, सुनवाई का आदेश वगैरह, तो बहुत डीपली नहीं चलना है, आगे मिटाते हैं इसको। इसका बेसिक केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो धारा अध्याय है, चौथा अध्याय। इस चौथे अध्याय में क्या है, इंक डाल रहे हैं। देखिए, चौथे अध्याय में जिक्र किया गया है देखिए, चौथा हमारा जो अध्याय है विविध, चौथा अध्याय, इसमें हमारा धारा दिया गया है 28-29, धारा 28-29, जिसको विविध का नाम दिया गया। इसको एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है सद्विश्वास में की गई कार्यवाही का संरक्षण। इसका एक और नाम है सद्विश्वास में की गई कार्यवाही का संरक्षण। इस धारा 28 और 29 में किस बात का उल्लेख किया गया, तब यहां पे ध्यान दीजिएगा
आपका धारा 28 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कठिनाइयों को हटाने का अधिकार दिया गया। कठिनाइयों को हटाने का अधिकार, हटाने का अधिकार दिया गया। कठिनाइयों को हटाने का अधिकार का मतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यदि उपभोक्ताओं को कोई समस्या उत्पन्न होती है, उनके सामने जो भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है या इन प्रावधानों को लागू करने में यदि कुछ कठिनाइयां होती हैं, तो ये इसका उल्लेख धारा 28 में दिया गया है कि उन कठिनाइयों को हटाने का इस अधिनियम के पास पूरा अधिकार है। और धारा 29 में किस बात को उल्लेख किया गया है? धारा 29 में कहा गया है कि रिक्तियां और नियुक्तियों में कमी की आदेश की वैधता को अप्रभावित करने का अधिकार। नियुक्तियां व रिक्तियों के आदेश को अप्रभावित करने का अधिकार दिया गया। मतलब कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, अधिसूचना जारी करने के बाद से जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, तो इस अधिनियम को ये भी अधिकार है कि उन आदेशों के अंतर्गत उस नियुक्तियों को या उस रिक्तियों को अप्रभावित किया जा सके, अर्थात रद्द किया जा सके। यही दो धारा 28 और 29 में इसमें कहा गया। डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अंतिम एक बच रहा है। अंतिम हमारा दिया गया है, चूंकि ये भी विविध के अंतर्गत दो धाराएं और है, 30 और 31। जो हमारी धारा लास्ट है 30 और 31 दिया गया है। यह धारा 30 और 31 दिया गया है नियमों को बनाने का अधिकार। किसको? नियमों को बनाने का अधिकार। बनाने का अधिकार। नियमों को बनाने के अधिकार में दो धाराएं दी गई हैं, धारा 31 और एक धारा है 31। धारा 30 में दिया गया है केंद्रीय सरकार के अधिकार। केंद्रीय सरकार के अधिकार। और धारा 31 में कहा गया है राज्य सरकार के अधिकार। मतलब कि इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में को नियम बनाने का भी पावर दिया गया। धारा 30 में ऐसे पावर केंद्र सरकार की अनुमति से बनाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार जब चाहे तो इनके नियमों में समयानुसार संशोधन कर सकती है, कुछ नियम को हटा सकती है और उसे बना भी सकती है। और धारा 31 में कहा गया है कि राज्य सरकारों को यदि ऐसा लगता है कि इस प्रावधानों को लागू करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसी दशा में उस नियमों को हटाकर दूसरा नियम लगाने या बनाने का पूरा अधिकार दिया गया। तो यही है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के बारे में एक आप लोगों को रूपरेखा के तौर पर मैंने बताया। इसमें ये एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या, ये कानून है क्या, इसमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया। तो जो मैंने बताया ये ध्यान में अक्सर रखे रहिएगा, ये नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं है जो 2019 में बना था। ये ओल्ड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो 1986 में बना था। उसके संदर्भ में यदि आपके सिलेबस में हो तो एक सामान्य जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही वीडियो में हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे वो दूसरे अधिनियम के साथ। तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए